Hello students of class 10. Welcome back in my class once again. पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर के बारे में मैंने बताया था। ये फेडरेशन के दो टाइप्स हैं। आज मैं बताऊंगा आपके सामने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। क्या है, कौन से तत्व हैं जो भारत को, हमारे देश को एक फेडरल कंट्री बनाता है, एक संघीय देश बनाता है। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों है? इज देयर एनी डाउट? यस, निश्चित तौर पे होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ये दो टाइप हैं फेडरेशन के। भारत में, हमारे देश में आज़ादी के समय या उसके पहले की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी, उनको मद्देनजर, उनको देखते हुए किस प्रकार से उन सारी समस्याओं का एक सुटेबल रिसोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस के रूप में दिया जाए, इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी विचार विमर्श हुआ एंड फाइनली बिकेम एग्री टू अडॉप्ट ए नंबर ऑफ फेडरल कैरेक्टर्स इन आवर कंट्री। नो डाउट इंडिया इज ए फेडरेशन, बट द very term federation is not used in our constitution. The term which is used in article 1st India, that is Bharat, है ना, तो that is a union of a state। सब जो यूज किया गया, यूनियन यूज किया गया, न कि फेडरेशन यूज किया गया। इसका मतलब कुछ डाउट था, यानी कि some another characters other than the federation were also incorporated in the constitution. Those are called unitary characters. हमारा देश यूनिटरी कैरेक्टर और फेडरल कैरेक्टर दोनों को मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किया गया है, इस एक ऐसी शासन व्यवस्था के तहत है, यहाँ लागू किया गया है, जो हमारे देश के विभिन्न प्रकार के समस्याओं का एक रीजनेबल एंड आइडियल रिसोल्यूशन देने में सक्षम है। समस्याएं बहुत ज़्यादा थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी कारण न तो यूनिटरी गवर्नमेंट हमारे यहाँ है और न ही जो आइडियल फॉर्म ऑफ द फेडरेशन, जैसे यूएसए में फेडरल कैरेक्टर्स से बिल्कुल जो है ना, फील्ड अप जो स्टेट है यूएसए, ये कह सकते हैं कि आइडियल फेडरेशन है। वो हमारे यहाँ आइडियल फेडरेशन अगर लागू किया जाता तो शायद कई विसंगतियाँ आ जाती। अगर यूनिटरी जो ब्रिटेन में, अगर यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमारे यहाँ अगर लागू किया जाता तभी काफ़ी परेशानियाँ थी। इसलिए दोनों के एलिमेंट को हमारे यहाँ इस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया गया कि वह द बेस्ट resolution of the problems present in India प्रोवाइड करने में कैपेबल है। इस कारण अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाट आर द फेडरल कैरेक्टर्स। हमारे देश में निश्चित तौर पे एक मिक्सअप व्यवस्था है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ जो कि यूनिटरी कैरेक्टर के हैं, लेकिन फेडरल कैरेक्टर कौन कौन सा है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ड्यू टू दैट आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, चूंकि ज्यादा तत्व है ना, मोर एलिमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ फेडरल नेचर। यूनिटरी कैरेक्टर है लेकिन वो काफी लिमिटेड है। दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन अधिक संख्या में कह सकते हो कि डोमिनेट करता है जो कैरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फेडरल कैरेक्टर है। और इसी कारण जो है हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, हालांकि इसका हमने एक स्पेशल नाम दिया है यूनियन।
तो क्या है फेडरल कैरेक्टर्स? तो मल्टी लेवल गवर्नमेंट है। जैसे फेडरल कैरेक्टर्स जो है सबसे प्रमुख जो है, इसमें जो लक्षण है कि फेडरल गवर्नमेंट अलग होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग होती है, यानी कि कम से कम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ इस व्यवस्था को लागू किया गया मल्टी लेवल गवर्नमेंट। जब हमारा संविधान बना था उस समय संवैधानिक प्रावधानों के तहत व्हाट एवर द प्रोविजंस described in the constitution, 2 tier of government was constituted, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में चल के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत हमारे यहाँ एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट भी सामने लाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये लोकल गवर्नमेंट जो कहलाता है ये भी 2 प्रकार का। फॉर रूरल इंडिया देयर इज द पंचायती राज सिस्टम, एंड फॉर अर्बन एरिया देयर इज द म्युनिसिपल गवर्नमेंट। ये पंचायत गवर्नमेंट में भी जो अगर देखेंगे तो इसके 3 स्तर हैं, 3 टियर्ड है। एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक लेवल एंड वन इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो म्युनिसिपल में भी ये भी 3 प्रकार के हैं। बिल्कुल छोटा शहर, एकदम छोटा से छोटा जो शहर है कुछ खास इलाकों में वो शेड्यूल्ड एरिया के रूप में जाना जाता है, वहाँ कुछ स्पेशल भी जो है अरेंजमेंट है। इसके बाद का जो इलाका होता है जो बड़ा है थोड़ा, जहाँ आबादी थोड़ी अधिक है, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बड़े शहर है मेट्रोपोलिस और अदर, वो कारपोरेशन के तहत। तो इस तरह से थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में जो सामने आया उसने फेडरेशन के सिद्धांत को, लोकतंत्र के सिद्धांत को सार्थक किया हमारे देश में कि गवर्नमेंट की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी अप टू द लास्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, द स्टेट, द कंट्री। देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच होनी चाहिए, और देश के अंतिम व्यक्ति सबसे निचले पायदान पे जो है, ऑन द बॉटम लाइन, द पर्सन लिविंग, उसकी भी पहुंच, उसका भी एक्सेस सरकार तक होना चाहिए। ये फेडरेशन का एक प्रमुख कैरेक्टर है। इसीलिए यहाँ मल्टी लेवल गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इस मल्टी लेवल गवर्नमेंट के थ्रू जो है पावर डिसेंट्रलाइज किया जाता है। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जस्ट जो है ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत के खिलाफ है। तो जितना अधिक ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा उतना ही ज़्यादा जो है स्टेट का जो स्वरूप होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। और यही कारण है कि यहाँ मल्टी लेवल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है लोग डेमोक्रेसी में और खास करके फेडरेशन में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और इसकी पहचान है ये। तो इसके थ्रू जो है सेपरेशन ऑफ पावर किए जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर जो स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का जो किया गया, इसने हर गवर्नमेंट का एक जो है दायरा निश्चित है ना, यानी कि अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया, कहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिसत्ता आरोपित होती है, कहाँ से तक जो है स्टेट गवर्नमेंट किन विषयों पर या किन चीज़ों पर वो शासन कर सकती है, नियम बना सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और लोकल गवर्नमेंट किन मैटर्स को देखेगी, किन किन चीज़ों को देखेगी। तो हर एक के अपने अलग अलग जुरिडिक्शन होते हैं, अधिकार क्षेत्र होते हैं, और ये सुनिश्चित किया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिस्क्राइब्स एंड डिटरमिन द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द लोकल गवर्नमेंट। सो ये जो जुरिडिक्शन जो है गवर्नमेंट क्रिएट सेपरेट जुरिडिक्शन, जितने भी हैं, जितने भी सेपरेशन और पावर के द्वारा जो है, चाहे गवर्नमेंट हमारे यहाँ जितने भी प्रकार की हो, हम जितने भी लेवल की हो, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल, उन सबों के अधिकार क्षेत्र जो है अलग अलग हैं, उनका अलग अलग जुरिडिक्शन है।
और इस तरह इसको अगर हम शो करेंगे तो इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। अगर जो है ना शक्तियों के बंटवारा के क्रम में, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सबसे अधिक जो है महत्व होता है। पावर लाइज सिंस अल्टीमेट पावर लाइज इन पीपल एंड दिस पावर इज यूज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल व्हिच आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। दैट्स व्हाई 3 lists of legislature are described in our constitution in process to distribute the power। तो पहला लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। इन विषयों पर यानी कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, रेलवे है ना, नेविगेशन वगैरह एटसेट्रा, ढेर सारे उसके सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को डाला गया, उनको रखा गया जो रीजनल और लोकल इंटरेस्ट के, लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स थे, मैटर्स थे। जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड एटसेट्रा। एक तीसरा लिस्ट बनाया गया, क्योंकि हमारा देश इसमें आज़ाद हुआ था तो हर चीज बिल्कुल साफ और स्पष्ट क्लियर नहीं थी। देयर वॉज ए नंबर ऑफ कंफ्यूजन, मेनी कंफ्यूजन इन और अराउंड इन द सोसाइटी एंड द पॉलिटी वॉज प्रेजेंट, और जिसका एक उचित रिसोल्यूशन समय की मांग थी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। अगर रिजिडिटी हो जाती तो शायद हमारे यहाँ समस्याओं का उचित समाधान पॉसिबल नहीं था। इस कारण एक तीसरा जो है कैटेगरी बनाया गया, इसे हम कंकरेंट लिस्ट करते हैं, समवर्ती सूची। इसमें उन सब्जेक्ट्स को डाला गया, द सब्जेक्ट्स विच आर इंलेड इन कंकरेंट लिस्ट वेयर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। स्थितियां कभी ऐसी भी हो सकती है कि उस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ जाए। जब एक स्टेट से जाकर जो है कई स्टेट का मैटर हो जाता है, कई स्टेट जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वह कंकरेंट लिस्ट का मैटर बन जाता है। ऐसे कोई स्टेट भी उस पर नियम बना सकता है, लेकिन उसी विषय पर अगर दूसरा स्टेट भी नियम बनाता है, तीसरा स्टेट भी नियम बनाता है, चौथा स्टेट भी नियम बनाता है, तो ऐसे में चूंकि हर स्टेट में जो कुछ नियम हो इन विषयों पर उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के केस में एक फिर ऐसा नियम लाती है जो सारे स्टेट्स पे लागू होता है। तो एक कंकरेंट लिस्ट है। इसके अगर सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो एजुकेशन है, एडॉप्शन ऑफ मैरिज है, एडॉप्शन है, मैरिज है ना, ये सब जो सब्जेक्ट है वो रिलेट करते हैं कंकरेंट लिस्ट से। इन विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। हालांकि इफ द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट or the state legislature will contradict fully or partly on any matter, in that case the law enacted by the parliament will prevail। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट से पारित, स्टेट लेजिस्लेचर पारित जो नियम होगा है ना, उस पर डोमिनेट करेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नियम इसमें सुपरसीड करेगा, चलेगा। जब देश हमारा उस समय आज़ाद हुआ था, बहुत सारी स्थितियां उस समय के जो कह सकते हैं कि सबसे अधिक इंटेलिजेंट और जीनियस जो लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने स्तर से उसने मैक्सिमम विजडम का प्रयोग किया था इस संविधान को बनाने में। इसलिए ड्यू टू द फारसाइटेडनेस उन लोगों ने इस बात को बेहतर ढंग से समझा कि जिस सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है ए यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन कमिंग फ्यूचर वुड कम व्हिच वाज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड ऑन द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। कोई इमेजिन ही बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकते थे, कल्पना के बाहर हो सकती थी वो बात। मतलब उन विषयों को किस प्रकार से
है ना, एनलिस्ट कर दिया जाता, पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रेजिडियरी लिस्ट के नाम से एक चौथा लिस्ट उसमें ऐड किया गया। इसमें उन सारे सब्जेक्ट्स को जो फ्यूचर में आने वाले थे उनको रेखांकित किया गया, और ये इस प्रोविजन के साथ कि जो भी नए सब्जेक्ट्स आएंगे अस्तित्व में इन फ्यूचर, उन सारे विषयों पे नियम बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यूनियन गवर्नमेंट का होगा। इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शंस को अलग अलग किया गया, यानी कि मल्टी टीयर गवर्नमेंट के कंसेप्ट को साकार रूप दिया गया। आगे देखेंगे इसके बाद फिर जो अलग कैरेक्टर्स है, इन सारी व्यवस्थाओं के अलावा भी कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन किए गए जो इनसे काफ़ी डिफरेंट था। हालांकि आज के डेट में अगर हम कहें तो एनडीए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एलिमिनेट कर दिया, यानी उसके बहुत से पार्ट को, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एलिमिनेटेड पूरी तरह से, है ना। आर्टिकल 370 को 100% समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन है ना बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इस आर्टिकल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, जिसके 3 रीजन हैं उसमें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उन सबों का एक स्टेट था और ये गवर्न होता था आर्टिकल 370 से, स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, यानी दूसरे स्टेट थे उससे काफी डिस्टिंक्ट इनको स्टेटस प्राप्त था। इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जबकि भारत में और दूसरे जितने भी स्टेट हैं उनका कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हालांकि आज के डेट में अगर कहें तो इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है, और जेके जो है आज जो है 2 यूटीएस में बदल गया है, यूनियन टेरिटरी में बदल गया। इसके अलावा आर्टिकल 371 में भी खास करके उन इलाकों में जो ट्राइबल है, जिनके कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है, अति आवश्यक है, और उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोटेक्शन भी देना जरूरी है उनको। तो आर्टिकल 371 के थ्रू ऐसे स्टेट को कुछ स्पेशल पावर दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी प्रोटेक्टेड हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ स्पेशल राइट हैं। वैसे राज्यों में खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो है स्टेट हैं, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय, कुछ हद तक जो है हिमाचल वगैरह भी जो है इसके अंतर्गत आता है। ढेर सारे इसमें नियम है। अधिसूचित क्षेत्र झारखंड के कुछ है ना ट्राइबल बेल्ट के भी इलाके इसमें आ जाते हैं। तो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये जो व्यवस्था की गई है 3 लिस्ट के थ्रू, इसके अलावा अलग से व्यवस्था की गई है। पुनः हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था, कुछ ऐसे इलाके थे जो दोज रीजन्स वेयर क्वाइट डिस्टिंक्ट बट इन साइज दे वेयर स्मॉल। साइज में छोटे थे, डेमोग्राफी भी वहाँ की ठीक है ना बहुत ही स्मॉल थी, लोगों की यानी जनसंख्या वहाँ की कम थी। अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इस प्रकार के कुछ थे हमारे यहाँ इलाके जहाँ के लोकल पहचान को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक था। लेकिन वह इतना बड़ा भी नहीं था कि एक स्टेट के रूप में जो यहाँ हमारे यहाँ पैमाना रखा गया था, ये कम से कम 60 एमएल होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो कि वास्तव में जनसंख्या के पैमाने पे है ना स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है डिटरमिन किया जाता है, या कह सकते हैं कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को डिटरमिन किया जाता है। तो ऐसी जनसंख्या उन इलाकों में थी नहीं, इसलिए इस प्रकार के जो छोटे छोटे इलाके थे उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जो यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। और यूनियन टेरिटरी को पावर टू गवर्न दिया गया, नो डाउट, लेकिन वैसा पावर नहीं दिया गया जो एक स्टेट को प्राप्त था। यहाँ कुछ स्पेशल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त किए जाते थे टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स लाइक एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं। अभी ने बताया कि जम्मू कश्मीर को आज जो है अलग करके डिवाइड करके एक स्टेट से आज जो है डिवाइड करके उसको 2 यूटीएस में बदल दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इनको भी जो है फेडरल कैरेक्टर के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि स्पेशलाइज है
ये अलग प्रकार की व्यवस्था है यहाँ, जो लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, प्रोपगेट करने में और प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पुनश्च आगे देखें तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में क्योंकि उस समय व्यवस्था की गई थी संविधान के निर्माण के समय में कि स्थितियां नित्य चेंज होगी, आने वाले समय में स्थितियां इतनी विषम हो सकती कि जो नियम बनाए गए संविधान निर्माण के समय में शायद वो अप्रासंगिक हो जाएं, है ना, कंटेक्स्ट में ना रहें, टाइम भी वो सूटेबल नहीं हो, तो ऐसे में इन नियमों को समाप्त किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था की गई संविधान में। या कुछ ऐसे नियम जो इस संविधान में नहीं लिखे हुए थे, उल्लिखित नहीं थे, दे आर नॉट डिस्क्राइब्ड, तो उन नियमों को इनेक्ट किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। और ऐसे में आर्टिकल 368 का प्रोविजन किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित था। अमेंडमेंट भी 3 प्रकार का, एक सिंपल मेजोरिटी से होता है, एक 2/3 मेजोरिटी से होता है, लेकिन वैसे मैटर्स, वैसे सब्जेक्ट्स जो वाइटल इंपॉर्टेंस के और वो कोर वैल्यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरेशन के कोर वैल्यू से रिलेट करता है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर को जो है वास्तव में जो है डिफाइन करता है, इस प्रकार के वाइटल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स पर अगर जो है निर्णय लेना हो, उसमें बदलाव करना हो या कुछ जोड़ना हो, तो यूनिलेटरली कोई भी गवर्नमेंट, वह स्टेट रिलेटेड मैटर हो या फिर नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो, कोई एक गवर्नमेंट ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। यानी कि इन दैट केस बायलैटरल डिसीजंस विल बी रिक्वायर्ड। दोनों सरकार की सहमति आवश्यक है, दोनों लेवल के गवर्नमेंट की सहमति आवश्यक है। इस आर्टिकल 368 में है ना, जो सबसे टफ नॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट है वो ये है कि दोनों हाउस से, पार्लियामेंट के, फ्रॉम द बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, शुड बी पास्ड बाय 2/3 majority and consent of half a state within the Indian Union will also require। यानी कि संविधान में संशोधन के लिए, इस प्रकार के ऐसे नियमों के प्रतिपादन के लिए, नियमों को बदलने के लिए, नया नियम जोड़ने के लिए आधे राज्यों का भारत में वहाँ के लेजिस्लेचर से यानी कि कंसेंट यानी पास होना तो आवश्यक है। वहाँ की सहमति मिलने के बाद ही वह नियम संविधान का वास्तव में अंग बन जाएगा, जो कि दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया। तो बायलैटरल डिसीजंस हमारे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेट के महत्व को इसमें रेखांकित किया गया है। यूनियन लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भले ही जो है कंप्लीट फुल मेजोरिटी में हो, इसके बावजूद उसे इतने अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो मनचाहे निर्णय ले सके। इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए ही ये बायलैटरल डिसीजन के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इसके अलावा हम जानते हैं समस्याएं रोज आती है। डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी मच कॉमन इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन, सोसाइटी और या स्टेट। जहाँ भी नियम है वायलेशन होगा, नियम तोड़े जाएंगे, लेकिन तोड़े जाने पर आखिर क्या होगा, कौन है जो यह तय करेगा कि नियम है ना, इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल्स व्हाट विल बी द पनिशमेंट, व्हाट विल बी द रिवार्ड, इवन क्या होगा कंडीशन। क्योंकि यह जब भी वायलेशन होगा देयर विल बी कन्फ्रंटेशन एंड डिस्प्यूट, वेरी मच कॉमन। तो इन सारे चीज़ों को सेटल करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जुडिशियरी का प्रोविजन है, लेकिन जुडिशियरी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर टू विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस on judiciary, so that this judiciary in its capacity give the decision independently on the matter which is brought to have a review। वो डिस्प्यूट का मैटर जो है, चाहे जो है पर्सन टू पर्सन का, पर्सन टू स्टेट का, स्टेट टू स्टेट का, स्टेट टू मेनी स्टेट का, या
गवर्नमेंट टू स्टेट का हो या गवर्नमेंट टू मेनी स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेनी स्टेट का हो, यानी जितने भी प्रकार के डिस्प्यूट हैं उन सब को ठीक ढंग से निपटाया जाए तो एक न्यूट्रल बॉडी की आवश्यकता होती है। और वो न्यूट्रल बॉडी हर हाल में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसी कारण हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट की, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ये इंडिपेंडेंट और इसीलिए दे आर कैपेबल, दीज कोर्ट्स आर कैपेबल टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट विच इज ब्राउट बिफोर इट, एंड those decisions are generally welcomed by either of the party, यानी जितनी भी पार्टियां हैं लगभग कोर्ट के निर्णय को स्वीकार इसलिए कर लेती है क्योंकि ये माना जाता है कि भारत में जो ये कोर्ट की व्यवस्था है, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस तरह से भारत में ये सारे फेडरल फैक्टर्स, कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट है और जिसका जो है संविधान में प्रोविजन है बजाता, तो ये डिटरमिन करते हैं कि भारत, हमारा देश इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। नो डाउट फेडरेशन इज नॉट यूज्ड एज ए टर्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इन प्रैक्टिकल वे इंडिया इज ए फेडरेशन ऑल्दो द नेम इज गिवन यूनियन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसी सब्जेक्ट से जो रिलेट है। इसके बाद जो हम आएंगे फिर इस चैप्टर से ही रिलेटेड दूसरे एस्पेक्ट्स को लेकर आएंगे। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।